हेलो स्टूडेंट्स, आज आपका फिर से स्वागत है हमारी एक छोटी सी कक्षा में। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं वो 12th की इकोनॉमिक्स का न्यूमेरिकल टॉपिक कंसीडर किया जाता है, जिसका बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर 3 से 6 नंबर का वेटेज रहता ही है। ज़्यादातर 6 नंबर का वेटेज होता है, बट कई बार 3 नंबर में भी सम आ जाता है इसका। आज जी हाँ, आज हम न्यूमेरिकल इनकम के जो नेशनल इनकम के हम न्यूमेरिकल करने वाले हैं। ये न्यूमेरिकल्स क्या आज मैं फॉर्मूलाज आपको करवाऊंगा 1 बाय 1। हम तीनों फॉर्मूलाज को, इस मेथड में 3 फॉर्मूलाज हैं, 1 बाय 1 हम तीनों इन फॉर्मूलाज को देखेंगे और इनको लर्न करने का आज ही हम ट्राई करें। फर्स्ट जो मेथड है, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट मेथड या फिर वैल्यू एडेड मेथड कहा जाता है। ठीक, प्रोडक्ट मेथड या वैल्यू एडेड मेथड इस मेथड को बोलते हैं। इस मेथड में इसका फॉर्मेट क्या है, साथ साथ याद करेंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट के साथ आपको क्वेश्चन के अंदर कुछ भी वर्ड दिया जा सकता है। इंटरमीडिएट कॉस्ट, इंटरमीडिएट सेल, इंटरमीडिएट परचेज, इंटरमीडिएट कंजप्शन, कुछ भी दिया हुआ है, सब कुछ आप यहाँ पे काउंट करेंगे। इसके अलावा इंटरमीडिएट को कुछ और नाम से भी कंसीडर करते हैं कई बार, जैसे रॉ मटेरियल। अगर आपको इंटरमीडिएट ना देख के रॉ मटेरियल दे रखा है तो भी आप मानेंगे कि वो क्या है, वो इंटरमीडिएट ही है। या फिर एक और चीज इसकी जगह क्या, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स। तो भी वो क्या है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड भी क्या होता है, रॉ मटेरियल। हमने कंसेप्ट पढ़ा था, अगर हम थोड़ा सा याद करें, क्या प्रोड्यूसर गुड्स जब हमने पढ़ी थी तब हमने उसको 2 कैटेगरी में बांटा था। एक जो सिंगल यूज होती हैं, दूसरी जो मल्टीपल यूज होती हैं। और जो सिंगल यूज गुड्स है उसमें क्या होता है, रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल है और रॉ मटेरियल ही हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट है, तो ऑब्वियसली वो लिखा आ सकता है। ठीक, याद हो गया होगा फॉर्मेट। हमने याद फॉर्मेट में क्या याद किया, हमने देखा हमारे पास क्या आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट। अब हम वैल्यू ऑफ आउटपुट को देखते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट के अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं, एक सेल, दूसरा चेंज इन स्टॉक। क्या क्या बातें होती हैं, एक होती है सेल, दूसरा क्या होता है, चेंज इन स्टॉक। अगर मैं पूरा फॉर्मूला लिखना चाहूं तो सेल प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट तो हमारे पास है ही है। इंटरमीडिएट के साथ कुछ भी वर्ड है या रॉ मटेरियल है, जो भी चीज़ है। समझ में आ गई कि हमारे पास 2 फॉर्मुलेशन हम यहाँ से बन के आते हैं। या तो आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो आप इसका यूज कर लेंगे, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट है, और या फिर उसकी जगह आपको सेल और चेंज इन स्टॉक दिया हो सकता है। ठीक है, अगर मैं सेल को एज इट इज लिखूं और चेंज इन स्टॉक को मैं क्या लिख सकता हूं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक या इन्वेंटरी, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इन्वेंटरी, तो भी एक ही बात है। और माइनस में इंटरमीडिएट हमारे पास ऑलरेडी फॉर्मूला में है। तो ये अल्टीमेटली जो हमारा लास्ट में जो फॉर्मेट बन के आ गया वो हमारा क्या हो गया, सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस इंटरमीडिएट। अब सेल को भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको डिफाइन करना चाहूँगा। सेल भी मेरे पास 2 तरीके की हो सकती है, एक डोमेस्टिक सेल और दूसरी एक्सपोर्ट्स। ठीक है, सेल्स प्लस में एक्सपोर्ट। अगर कई बार आपको सेल ना देके डोमेस्टिक सेल लिखा हुआ है और एक्सपोर्ट लिखे हुए हैं
तो भी आप दोनों को ऐड करके सेल निकाल लेंगे। और कई बार जानबूझ के आपको कंफ्यूज कर रहे हैं कि ये एक और वर्ड साथ में लगा देता है, सेल ना लिख के लिख देता है नेट सेल, नेट वर्ड साथ में लगा देते हैं जानबूझ के, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नेट सेल इज सेल, ठीक है। हाँ, कई बार आपको अगर रिटर्न, वैसे तो नहीं होगा, कभी आया नहीं है ऐसा, बट मैं फिर भी एक आधा परसेंटेज केस लेके चल रहा हूँ कि कई बार आपको सेल रिटर्न दे रखा है तो वो आप यहाँ से माइनस कर देंगे सेल में से, वो नेट सेल ही होती है, ठीक है। अभी तक आया नहीं है कभी ऐसा, बट एक आधा चांस लेके चले। दोबारा से फॉर्मूला का लर्न करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट, वैल्यू ऑफ आउटपुट को हम सेल प्लस चेंज इन स्टॉक के नाम से कंसीडर करेंगे, तो माइनस इंटरमीडिएट है ही है। सेल को हम डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट में डिवाइड कर सकते हैं। चेंज इन स्टॉक को क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग माइनस ओपनिंग इन्वेंटरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इंटरमीडिएट हमारे पास है ही है। तो पहला जो फॉर्मेट इसमें निकल के आया वो क्या निकल के आया, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट। दूसरा क्या निकल के आया, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस में इंटरमीडिएट। तीसरा हमारे पास क्या निकल के आया, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक माइनस में इंटरमीडिएट। और अगर मैं इसको चौथा मानूं तो क्या निकल के आएगा, बिल्कुल एक्सपेंडेड, डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस इंटरमीडिएट। गेटिंग पॉइंट? कोई डाउट इसमें? अब इस पूरे मेथड से निकलता क्या है, इस पूरे मेथड से हमारे पास क्या निकल के आता है, तो इस पूरे मेथड से हमारे पास एक चीज निकल के आती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस वैल्यू एडिशन। क्या बोलते हैं, ग्रोस वैल्यू एडिशन, GVA, ठीक है। इसको हमें GVA MP भी कह सकता हूं, हाँ जी कह सकता हूं। ग्रोस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस एक ही बात है, ठीक है। अब एक चीज को थोड़ा सा आप यहां पे अच्छे से समझेंगे, क्या कई बार हमें एक फर्म ना देके दो फर्में दे रखी होती हैं, एक फर्म ना देके दो फर्में दे रखी होती हैं, ठीक है। एक फर्म ना देके दो फर्म्स आपको दे रखी हैं, और उन दोनों फर्म्स के अंदर आपको दोनों का सेल, दोनों का जो भी चीज़ें आपको इस मेथड के अंदर यूज़ होनी है, ठीक है, सेल्स, चेंज इन स्टॉक, इंटरमीडिएट, सब कुछ अलग अलग दे रखा है, ठीक है। और आपको बोला गया फाइंड आउट GDP, फाइंड आउट GDP। तो जब हमने पहली फर्म में इस फॉर्मूले को लगाया तो हमारा निकला GVA, दूसरी फर्म के लिए लगाया तो भी निकला GVA, MPP है दोनों, और जब इन दोनों का एडिशन कर दिया तो वो मेरा बन गया GDP MP। आई बात समझ में? ये GVA ही क्या है, मेरा GDP MP है। लेकिन जब फर्म आपको दो दे रखी है तो दोनों को ऐड करोगे, लेकिन इकोनॉमी के अंदर एक ही फर्म है, पूरी इकोनॉमी के अंदर एक ही फर्म है, तो भाई अगर फर्म एक है तो वही GDP है, वही GVA है, ठीक। दोबारा सुन लो, सिंगल फर्म इकोनॉमी के अंदर दे रखी है, या फर्म की बात ही नहीं कर रखी तो एक ही फर्म है, पूरी इकोनॉमी को एक ही मान के रखा है, पूरी सेल पूरा सब कुछ दे रखा है, कोई फर्म ही नहीं दे रखी, तो वो पूरी इकोनॉमी का ऑलरेडी टोटल हो गया, तो वो क्या निकल आया, GVA लिखो या उसको GDP लिखो, एक ही बात है। लेकिन अगर कई बार जानबूझ के आपको फर्म A फर्म B ऐसे करके दे दिया, फर्म A का ये फर्म B का ये, तो एक फर्म का GVA दूसरी फर्म का GVA दोनों को ऐड कर दिया तो GDP MPP, ठीक है। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे। एक बार दोबारा से इसको रिपीट करके आप समझिएगा, दोबारा से इसको आप नहीं समझ में आया तो एक बार और ट्राई करिएगा, फिर भी ना आए तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताइएगा कि आपको दोबारा करने की नीड है। चलिए, ये हमने एक मेथड की बात करी जिसको हमने प्रोडक्ट मेथड या प्रोडक्शन मेथड बोला। दूसरा मेथड है जिसको हम इनकम मेथड्स के नाम से जानते हैं। कौन सा मेथड है? इनकम मेथड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनकम मेथड के अंदर कुल मिला के जो तीन चीजें आती हैं, पहला होता है कंट्रीब्यूशन
टू सोशल सिक्योरिटी। बाय एम्प्लॉयर, ये बाय एम्प्लॉयर जानबूझ के मैंने वर्ड लिखा है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए बाय एम्प्लॉयर की जगह पे बाय एम्प्लॉई लिख देता है, तो वो काउंट नहीं करेंगे, बाय एम्प्लॉयर ही आएगा। दूसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, तीसरा मिक्स्ड इनकम। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, तो पहली हम बात करते हैं वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, जो आपको कैश में वेजेस एंड सैलरी दी गई है। दूसरा वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, काइंड में यानी बार्टर की बात हो रही है, ज़्यादातर फार्मर वगैरह के इसके अंदर क्या होता है, पैसे ना देके वीट वगैरह दे देते हैं। तीसरा यहां पे एक छोटा सा मैंने आई थिंक प्रॉब्लम कर दिया है, क्या यहां पे कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी नहीं आके कंपनसेशन टू एम्प्लॉय आएगा, इसको थोड़ा सा ठीक करिएगा, कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय यानी जो भी चीजें अपने क्या करनी है, एम्प्लॉइज को पे करनी है। ठीक है, और यहां पे आएगा कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, कंट्रीब्यूशन एक पार्ट है उसका बेटा। ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी के अंदर क्या आ गया, प्रोविडेंट फंड। क्या होता है प्रोविडेंट फंड, आपकी सैलरी का एक छोटा सा पार्ट है जो क्या होता रहता है, कट होता है, 2%, 3%, 4%, अलग अलग हिसाब से है, वो कट होता है। ESI 2.5% होता है। काफ़ी सारे जो PF है वो आपकी सैलरी में से एक अमाउंट कट होती है, वो आपके प्रोविडेंट फंड नाम के अकाउंट में चली जाती है, और उसके ऊपर बाद में आपको रिटायरमेंट के टाइम पे या जब आप विड्रॉल करवाना चाहते हैं 5 साल के बाद, तब आपको वो अमाउंट आपको वापस विद इंटरेस्ट मिल जाती है। ठीक है, ऐसी ग्रेचुटी हो सकता है। ठीक है, ग्रेचुटी क्या होता है कि आपने अपनी बिजनेस के अंदर, अपने जो फर्म है जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पे आपने बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं लॉन्ग टाइम तक, और उसके बदले में आपको एक कंपनी ने आपको कोई ना कुछ कंपनसेशन पे किया है। तो सारा कुछ है, क्या है, कंपनसेशन है। वेज इन सैलरी इन कैश, वेज इन सैलरी इन काइंड, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, पेंशन ऑन रिटायरमेंट, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। यहाँ पे कौन सी पेंशन की बात हो रही है, सिर्फ रिटायरमेंट पेंशन की बात हो रही है, ना कि ओल्ड एज वगैरह या किसी और पेंशन की। तो आप सिर्फ यहाँ पे इसी पेंशन की बात करें। आगे आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। 3 चीजें आती हैं इसमें, मैंने इसको 4 में डिवाइड किया हुआ है। एक होता है रेंट, दूसरा रॉयल्टी, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। रेंट, रॉयल्टी और इंटरेस्ट के बारे में आप समझते ही हैं। बात आ जाती है प्रॉफिट की। प्रॉफिट को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं। दूसरा होता है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिनको हम रिजर्व्स बोलते हैं। और इसका तीसरा पोर्शन, उसको मैं यहां लिख देता हूं ऊपर, जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, कॉर्पोरेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो आपको इन चीज़ों को किसी को काउंट करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं दे रखा है तो आप इनको काउंट करेंगे। पहला रेंट, रॉयल्टी, दूसरा इंटरेस्ट और तीसरा प्रॉफिट। और प्रॉफिट की जगह पे अगर आपको डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या डिविडेंड वर्ड दे रखा है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है या रिजर्व दे रखे हैं, या कॉर्पोरेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है, तो वो प्रॉफिट के ही पार्ट है। तीसरी होती है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम कौन सी होती है,
जो ओनर ऑक्यूपाइड रिसोर्सेज की वैल्यू होती है। या हम इसको कहते हैं इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सेल्फ रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं? इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जो मेरे खुद के हैं और मैंने बिजनेस में लगा रखे हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हैं, उनकी जो वैल्यू होती है वो मेरी क्या होती है? वो भी मिक्स्ड इनकम होती है। अब इन सभी को ऐड करने के बाद, सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद मेरे पास क्या निकल के आता है? मेरे पास निकल के आता है NDPFC। क्या निकल के आता है? NDPFC। ठीक है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। और इसको हम और क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। अगर क्वेश्चन में डोमेस्टिक इनकम के लिए बोला गया तो आपको क्या निकालना है? NDPFC। तो इसको अच्छे से याद करना है, दोबारा देख लेते हैं। पहला क्या आएगा? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज बाय एम्प्लॉयर, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन एंड पेंशन ऑन रिटायरमेंट। 4 इसके पार्ट हैं। दोबारा से एक बार सुन लीजिए, दोबारा से याद कर लीजिए, आइज क्लोज करके इसको पढ़िए। पहला क्या होता है? कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, उसके अंदर 4 पार्ट हैं। वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी, पेंशन ऑन रिटायरमेंट। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर क्या चीजें आएंगी? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। क्या क्या चीजें? रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। दोबारा से रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट के आगे 3 पार्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, कॉर्पोरेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ठीक है, ये इसके पार्ट है। नेक्स्ट वन इज मिक्स इनकम। सभी को ऐड करने के बाद मेरे पास क्या निकल के आया? NDPFC। क्या निकल के आया? NDPFC। NDPFC। प्रोडक्ट मेथड में क्या आया था? GDPMP। क्या आया था? GDPMP। और वैल्यू एडेड में वहां पे भी GDPMP आया था, क्योंकि वैल्यू एडेड प्रोडक्ट मेथड का ही दूसरा नाम है। नेक्स्ट पे चलते हैं। तीसरा जो हमारा मेथड है और इसका लास्ट जो मेथड है उसको हम क्या बोलेंगे? लास्ट जो मेथड है वो है एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा मेथड है? एक्सपेंडिचर। आसान सा मेथड है, ज़्यादा कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, मैं एक बार इसको लास्ट जो मेथड है हमारा, उस मेथड का नाम क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। अब इस एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर, ठीक है, क्या कह सकते हैं? पहला 4 चीजें इसके अंदर आएंगी। ठीक है, पहली चीज कौन सी आएगी? पहली आएगी गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट ने कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया? गवर्नमेंट ने कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया? ठीक है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। दूसरा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट सेक्टर ने कितना कंजप्शन एक्सपेंडिचर किया? तीसरा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट है। इसका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का ही पार्ट है। एक ही बात है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोलो या ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन बोलो, वो एक ही बात है। इसके आगे 2 पार्ट माने जाते हैं, जिसका जो फर्स्ट पार्ट है वो क्या है? वो है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। क्या है? फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट।
हमने फर्स्ट चैप्टर में भी यही पढ़ा था कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट किस किस को जोड़ के मिलेगी, फिक्स इन्वेस्टमेंट और इन्वेंटरी। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको याद करवा देता हूँ, हमने जब कंसेप्ट एंड कंपोनेंट पढ़ा था, कंसेप्ट एंड कंपोनेंट किसके, कंजप्शन के पढ़े थे और दूसरे इन्वेस्टमेंट के पढ़े थे। और इन्वेस्टमेंट में क्या क्या चीज़ें थी, दो, एक फिक्स इन्वेंटरी और दूसरा फिक्स और दूसरा इन्वेंटरी। ठीक है, दोनों को ऐड करके क्या बना था, ग्रोस, और हमने उसमें डेप्रिसिएशन माइनस करके नंबर बनाया था। ठीक है, यहाँ पे दोनों को ऐड करके क्या बना, ग्रोस। अब ग्रोस इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। यानी वर्ड क्या ऐड कर दिया गया, फिक्स। अगर फिक्स वर्ड ऐड हो गया तो वो सिर्फ एक पार्ट बन जाएगा, उसमें हमें इन्वेंटरी को ऐड करना पड़ेगा, तब जाके वो क्या बनेगी, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, और अगर फिक्स वर्ड नहीं लिखा हुआ तो हमें इन्वेंटरी को ऐड करने की जरूरत नहीं है, दैट मीन ऑलरेडी ही एडेड है। ठीक है, अब आ गया फोर्थ आ गया जो क्या है, नेट एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। अच्छा, इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को कैसे निकालते हैं, क्लोजिंग माइनस में ओपनिंग इन्वेंटरी, और इसको एक और नाम क्या देते हैं, चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, ये चीज थोड़ा सा आपको ठीक करना पड़ेगा। दोबारा लिख देता हूँ, चेंज इन स्टॉक, जिसको बोलते हैं इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं। अब इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद, सभी को ऐड करने के बाद मेरा लास्ट में क्या निकल के आएगा, मेरा निकल के आएगा GDP-MP। क्या निकलेगा, GDP-MP। अच्छे से समराइज कर लेते हैं हम इन चीज़ों को, दोबारा से समराइज कर लेते हैं। क्या यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है, दोबारा से हम यहाँ पे समराइज कर लेते हैं। जब हमने प्रोडक्ट मेथड निकाला था, कौन सा प्रोडक्ट मेथड, तो इसमें क्या निकल के आया था, GDP-MP। प्रोडक्ट मेथड को क्या बोला था, वैल्यू एडेड मेथड, GDP-MP या फिर GVMP। इनकम मेथड जब निकाला था, उससे क्या निकल के आया था, NDP-MP। और एक्सपेंडिचर मेथड में क्या करा था, GDP-MP। जहां तक इस बात समझ में आ गई, हम एक बार थोड़ा सा बैक स्क्रीन पे चलते हैं, कुछ एक चीजें अपने को और देखने वाली हैं। क्या, देखो, बाय चांस ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे, इस ग्रोस की जगह पे आपको वर्ड दे दिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर इस ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन की जगह पे आपको दे दिया नेट डोमेस्टिक कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपका आंसर में भी यहाँ पे ग्रोस की जगह क्या निकल के आ जाएगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो वो DP-MP सेम है, सिर्फ G को N में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पे भी GN में कन्वर्ट हो गया किसी भी जगह पे। ठीक है, इसके अलावा अगर नेट एक्सपोर्ट की जगह नेट इंपोर्ट गिवन है तो सारा कुछ प्लस होने के बजाय नेट इंपोर्ट माइनस हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, कई बार इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट को ये चेंज इन स्टॉक लिखता है और चेंज के आगे भी नेट वर्ड लगा देता है, चेंज के आगे भी नेट वर्ड लगा देता है, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है। चेंज इन स्टॉक के आगे नेट लगाओ चाहे ना लगाओ, वो एक ही बात है। तो इससे कोई भी क्वेश्चन के अंदर चेंज नहीं आएगा, ये ग्रोस नेट में कन्वर्ट नहीं होगा। ग्रोस में नेट सिर्फ और सिर्फ ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से ही होगा, एनविस नहीं होगा। इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि नॉर्मल केस में यहाँ पे GDP-MP आएगा, बट ग्रोस को जब नेट में लिखा गया तो यहाँ पे भी नेट हो जाएगा। बात आगे समझ में। अब ये तो हमने पिछली क्लास में कर लिया था। अगर आपको GDP-MP कहीं पे गिवन है तो उसको आपको क्या बनाना है, NDP-MP बनाना है, या सॉरी NDP-MP नहीं, हम सीधा नेशनल इनकम की ही बात कर लेते हैं।
उसको अगर आपने क्या करना है, नेशनल इनकम बनाना है, ठीक है, नेशनल इनकम क्या होती है, NPFC, तो हम क्या करेंगे, ग्रोस को नेट में करेंगे तो माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है, ग्रोस को नेट में किया तो माइनस डेप्रिसिएशन, आगे मेरे को थोड़ी सी समस्या ये वाली क्यों आ रही है, चलो इसको मैं देखूंगा इस क्लास के बाद, अभी हम एक बार क्लास का टॉपिक पूरा कर लेते हैं, ठीक है। ग्रोस को डोमेस्टिक में कन्वर्ट किया तो माइनस डेप्रिसिएशन, डीपी को एनपी में किया तो प्लस NFIA, और नेट फैक्ट्री इनकम फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट है वो माइनस, और एमपी को एफसी में करेंगे तो माइनस NIT, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फीफा माइनस फीटा, और इसको क्या बोलते हैं, इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस इंडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडीज। तो ये आपने पहले से कर रखा है, इसको दोबारा से आप समराइज करेंगे, नहीं है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो जाके देखेंगे, ठीक है। इसको मैं आप पर पिन अभी कर दूंगा, तो उस पिन के अकॉर्डिंगली आप उसको जाके चेक कर लेंगे। यहाँ पे आपको इस वीडियो के ऊपर आपको पिन दिखाई दे जाएगा, तो वहाँ उस वीडियो पे आप क्लिक करके दोबारा से वीडियो जाके देखेंगे प्रीवियस वन। दोबारा से समरीज कर लेते हैं। 3 मेथड है जिसको हमने ट्रिपल आइडेंटिटी बोला था, प्रोडक्शन, एक्सपेंडिचर, इनकम, क्योंकि तीनों इक्विवेलेंट होते हैं। इसके अंदर फर्स्ट मेथड जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडिड मेथड, जिसको हम प्रोडक्शन मेथड बोलते हैं। इससे हमारे पास GVA यानी ग्रोस वैल्यू एडिशन निकल के आता है। उसका फॉर्मूला वैल्यू फॉर आउटपुट माइनस में इंटरमीडिएट जो या कि रॉ मटेरियल, या एक वर्ड मैंने अभी और लिखा है सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड। क्या लिखा है, सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ठीक है। अब वैल्यू फॉर आउटपुट को हम क्या बोलते हैं, सेल प्लस चेंज इन स्टॉक, तो इससे माइनस में इंटरमीडिएट हमारे पास है ही है, या सेल प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग माइनस इंटरमीडिएट ये हमारे पास है ही है। सेल को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हमारी कौन सी, डोमेस्टिक वाली, और दूसरी एक्सपोर्ट, ठीक है। दोनों को ऐड करके सेल आ जाएगी, और कभी आपको रिटर्न गिवन है तो वो माइनस हो जाएंगे। इस सारे से क्या निकलेगा, इस सारे से आपका GDP MP या GBA MP निकलता है। 2 फर्में हैं तो दोनों को ऐड करके GDP निकाल दो। एनीवेज उसी को ही GBA को ही हम क्या बोल सकते हैं, GDP। अगर GDP आ गया, GDP को NP में कन्वर्ट करना है तो G2N माइनस डेप्रिसिएशन, DP to NP प्लस NFIA, और MP to FC माइनस NIT, और इनका फुल फॉर्म भी हमने देख लिया। दोबारा से दूसरे मेथड की बात करते हैं। इनकम मेथड है। इनकम मेथड के अंदर हमारे पास 4 पार्ट हैं, सॉरी 3 पार्ट हैं। पहला कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, जिसके अंदर बाय एम्प्लॉयर लिखा गया है स्पेशली, जिसके अंदर वेज इन सैलरी इन कैश, वेज इन सैलरी इन कैश, वेज इन सैलरी इन काइंड, एंड कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। कौन है, बाय एम्प्लॉयर। यहाँ पे भी ओनली बाय एम्प्लॉयर आएगा, एम्प्लॉय नहीं आएगा। पेंशन ऑन रिटायरमेंट, क्या ओल्ड एज पेंशन आया, नहीं आया। दूसरा हमारे पास है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट्स। प्रॉफिट के 3 पार्ट हो गए, कौन कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम डिविडेंड बोलते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जिसको हम रिजर्व बोलते हैं, कॉर्पोरेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है। मिक्स्ड इनकम, वैल्यू ऑफ सेल्फ इम्प्यूटेड रिसोर्सेज, जो ऐसे रिसोर्सेज जो मैंने खुद लगा रखे हैं उनकी वैल्यू। इससे क्या निकल के आया, NDPFC। इससे क्या बनाना है हमें, नेशनल इनकम यानी NNPFC। तो N का N पड़ा है, FC का FC पड़ा है, तो DP को NP में कन्वर्ट करेंगे तो प्लस NFIA। वेरी वेरी सिंपल। तीसरे मेथड को फिर और रिवाइज कर लेते हैं, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर पहला है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अगला ग्रोस इन्वेस्टमेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। फिक्स इन्वेस्टमेंट, जिसको हम ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन बोलते हैं। दूसरा पार्ट है उसका इन्वेंटरी, जिसको हम चेंज इन स्टॉक भी कह सकते हैं, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग स्टॉक, या क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस ओपनिंग इन्वेंटरी भी कह सकते हैं। और इसका चौथा पार्ट है नेट एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट माइनस में इंपोर्ट। अगर नेट इंपोर्ट आ गया तो अपोजिट हो जाएगा, माइनस। ये सारी चीज़ें वैसे प्लस होनी है, लेकिन फिर ये माइनस हो जाएगी के लिए अगर इंपोर्ट आता है, लेकिन अभी एक्सपोर्ट है तो ऐड ही करेंगे। ऐड करने के बाद वट वी विल गेट GDP MP, और GDP MP को कन्वर्ट करना है NPFC के अंदर। अभी हम इसको देख के हटे हैं, ठीक है। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन,
दोबारा से ये मेथड हमने रिवाइज कर दिए हैं। अब मैं आपको इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर एक ही स्पेस के अंदर एक ही वर्ड लिखना चाहूँगा। थैंक यू, आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है, और उससे भी ज़्यादा थैंक यू कि आप अपना पिछला टॉपिक रिवाइज करके आए हैं। अगर आप रिवाइज नहीं करके आए हैं तो आज आप रिवाइज करेंगे ही करेंगे, वो भी रिवाइज करेंगे और इस टॉपिक को भी आगे आप परस्यू करेंगे, ठीक है। और ये एक आपका चैनल, आपका ये मेरा चैनल नहीं है, ये आप सभी का चैनल है, कॉमर्स विद प्रेम कुमार। इसको आप सब्सक्राइब करेंगे, इसको आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। और वीडियो पे आप लाइक ज़रूर करना है, कमेंट भी करना है। और अगर आप नेक्स्ट किसी पार्ट की वीडियो आप चाहते हैं कि पहले वो टॉपिक करवा दिया जाए, या अकाउंट्स का कोई टॉपिक करवा दिया जाए पहले, या बिजनेस स्टडीज़ के लिए कोई टॉपिक या रिक्वायरमेंट है, तो आप ज़रूर आप मेरे को क्या करिएगा, पिन करिएगा, आप मेरे को कमेंट करिएगा। उस कमेंट के अंदर आप मेरे को बताइए कि कौन सा टॉपिक आप करना चाहते हैं। सो एट लास्ट जल्दी से जल्दी आप आ जाइए, अपनी स्टडी करिए। एग्ज़ाम्स भी चल रही हैं और एग्ज़ाम्स को आप अच्छे से मार्क्स लेके करिए, ताकि उसके बाद हम एक स्पेशल पार्टी करेंगे हमारे इस चैनल पे। ठीक, ओके, थैंक यू।